हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आप सभी के लिए डीबीएमएस का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, तो सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाएंगे। और गाइज, आपके टॉपिक बाई टॉपिक आज बताने वाले हैं पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आने वाले नहीं हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। मॉर्निंग और जोरदार तरीके से सेशंस को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग कुछ 2-3 घंटे क्लास करने वाले हैं, तो सभी लोग एक बार सेशंस को शेयर कर देंगे जितने लोग जुड़े हैं। लास्ट चल रही है आपकी, तो आज के बाद क्लास नहीं चलेगी डीबीएमएस का, आज ही लास्ट है, कल क्योंकि एग्ज़ाम है। तो सभी लोग एक बार सेशंस को शेयर कर देंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी बात फिर जितने लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करेंगे और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, बाकी बात जो भी हेल्प होगी हम आपके टेलीग्राम पे ही कर देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइए जितने लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, और जितने लोग चैनल पे नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज 200 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले गाइज हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, इसके बाद आप नीचे कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, सो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन अ लार्ज डीबीएमएस, कह रहा है कि एक बड़े डीबीएमएस में होता है, देखिएगा, ईच यूजर कैन एक्सेस एवरी सब स्कीमा, यानी प्रत्येक उपयोगकर्ता प्रत्येक उप स्कीमा तक पहुंच सकता है। दूसरा है आपका इच सब स्कीमा कंटेन एवरी फील्ड इन द लॉजिकल स्कीमा। तीसरा है आपका इच यूजर कैन सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंट्री डाटाबेस। और चौथा आपका ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा हिंदी में कि एक बड़े डीबीएमएस में होता है, प्रत्येक उपयोगकर्ता प्रत्येक उप स्कीमा तक पहुंच सकता है। दूसरा आपका विकल्पिक है, प्रत्येक उप स्कीमा में तार्किक स्कीमा में प्रत्येक क्षेत्र होता है। तीसरा है कि सी, प्रत्येक उपयोगकर्ता पूरे डेटाबेस का केवल एक छोटा सा हिस्सा देख सकता है। चौथा है आपका ये सभी, माने जितने भी आप सभी पढ़े हैं वो सभी। तो जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। ठीक है, तो गाइस चलिए, क्यों पहला क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर आपका सी है। कौन सा है? सी है। ठीक है, सी में हमारा क्या है गाइज? सी क्वेश्चन सी हमारा है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता पूरे डेटाबेस का केवल एक छोटा सा हिस्सा देख सकता है एक बड़े डीबीएमएस में। अब गाइज यहाँ से कंफर्म हो गया कि एक बड़े डीबीएमएस में प्रत्येक उपयोगकर्ता है पूरे डेटाबेस का केवल एक छोटा हिस्सा देख सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे गाइज कि लिखा है कि अ नेटवर्क स्कीमा, एक नेटवर्क स्कीमा होता है स्टोरेज डाटा इन टेबल, माने टेबल में डेटा स्टोर करने के लिए। दूसरा कह रहा है रिस्ट्रिक्ट द स्ट्रक्चर टू अ वन टू मेनी रिलेशनशिप, माने संरचना के एक से कई संबंधों तक सीमित करने के लिए। फिर कह रहा है कि परमिट्स मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, माने कई से कई रिश्तों की अनुमति देने के लिए। हिंदी थोड़ा सा बहुत ही सरल है, तो थोड़ा सा इंग्लिश से ही आप समझिएगा कि नन ऑफ दिस, माने इनमें से कोई नहीं। तो एक नेटवर्क स्कीमा क्या करता है गाइस, ध्यान से बताइए कि एक नेटवर्क स्कीमा क्या करता है। आपने जब नेटवर्क स्कीमा हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे। तो नेटवर्क स्कीमा क्या करता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका भी आपका सी आंसर है, माने कई से कई रिश्तों की अनुमति देता है। माने यहाँ पे जो हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप था वो एक नेटवर्क स्कीमा के अंतर्गत में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे जो सी हमारा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन ऑफ डाटाबेस एक्टिविटीज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, माने कह रहा है कि डेटाबेस में गतिविधियों के प्रशासनिक प्रेक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है। डीबी मैनेजर, ठीक है, डीबी मैनेजर, डीपी मैनेजर, ठीक है, बी आपका डीपी है। तीसरा आपका वीपी या डीपी एडमिनिस्टर, तीसरा आपका और चौथा आपका डाटाबेस एडमिनिस्टर। तो जल्दी से आप आंसर देने की कोशिश करेंगे जल्दी से,
कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा कि डेटाबेस में गतिविधियों के प्रशासनिक प्रेक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है, डीबी प्रबंधक की कि डीपी प्रबंधक की कि डीपी डीबी प्रशासन की कि डेटाबेस प्रशासन की, किसका, जल्दी से बताइएगा। चलिए हम आपको अब आंसर दिखाते हैं। तो आपका जो डेटाबेस प्रशासन माने जो डेटाबेस एडमिनिस्टर होता है उसकी जिम्मेदारी होता है डेटाबेस के गतिविधियों को प्रशासनिक प्रेशर की जिम्मेदारी करना। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे चौथा। ठीक है, तो चलिए चौथा फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि अ फाइल कंसिस्ट ऑफ माने एक फाइल के होते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे फील्ड एंड रिकॉर्ड माने एक फाइल जो होता है वो क्या करता है, पहला है आपका कि फील्ड एंड रिकॉर्ड को स्टोर करता है, रिकॉर्ड एंड शॉर्ट्स को या फील्ड एंड शॉर्ट्स को या डाटाबेस एंड फील्ड्स को। यानी यहाँ पे कह रहा है कि एक फाइल के होते हैं, हिंदी में देख लीजिएगा हिंदी वाले, कि फील्ड और रिकॉर्ड को या फिर रिकॉर्ड और प्रकार को या फील्ड और प्रकार को या डेटाबेस और फील्ड को। एक फाइल के क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो गाइस इसका हम आंसर आपको दिखाते हैं कि आपका जो आंसर है पहला है, यानी फील्ड और रिकॉर्ड को स्टोर करता है। एक फाइल क्या करता है, जहाँ पे एक फाइल होती है वहाँ पे हमारे एक फील्ड और एक रिकॉर्ड को स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे जो हमारा पांचवा है। चलिए जल्दी से पांचवा क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेंगे। एन एंट्री इन द टेलीफोन बुक कैन बी कंपेयर टू अ, कह रहा है कि टेलीफोन बुक में एक प्रविष्टि की तुलना ए से की जा सकती है। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कौन से तुलना की जा सकती है टेलीफोन बुक में प्रविष्टि की। तो पहला है लिखा फील्ड, दूसरा है रिकॉर्ड, तीसरा है फाइल, चौथा आपका डेटाबेस है। तो इसमें किसको करेंगे, फील्ड को, रिकॉर्ड को, फाइल को या डाटाबेस को। टेलीफोन बुक में एक प्रविष्टि की तुलना ए से की जा सकती है, माने इनमें से कौन से की जा सकती है, जल्दी से बताएंगे। सो गाइस जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएंगे कि किस कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो चलिए अब आपको आंसर दिखाते हैं कि आपका जो पांचवा है उसका आंसर आपका बी है, रिकॉर्ड को। जो टेलीफोन बुक होती है वो प्रविष्टि की तुलना आपका रिकॉर्ड से करती है। किससे गाइज करती है, रिकॉर्ड से करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं जो हमारा छठवां है। ठीक है, चलिए तो छठवां हमारा है इन अ डाटाबेस अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। जल्दी से जवाब देंगे कि एक डेटाबेस में एक नेटवर्क संरचना होती है। यहाँ पे आपका है अलाउ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, माने पहला कह रहा है कि कई से अनेक संबंधों की अनुमति देता है। दूसरा कह रहा है कि इज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, माने डाटा के एक भौतिक प्रतिनिधित्व है। या फिर कह रहा है कि अलाउ ओनली वन टू रिलेशनशिप, यानी केवल एक से एक संबंध की अनुमति देता है, या वन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग नेटवर्क स्कीमा पढ़े थे, ध्यान में रखिएगा कि एक डेटाबेस में एक नेटवर्क संरचना क्या होता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा फटाफट से, हम जल्दी से आपको फिर आंसर दिखा देते हैं। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका है कि एक डेटाबेस में एक नेटवर्क की जो संरचना होती है कई से अनेक संबंधों की अनुमति देता है, यानी अलाउ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इन अ डाटाबेस अ नेटवर्क स्ट्रक्चर अलाउ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम पढ़ेंगे सातवां। ठीक है, तो सातवां जल्दी फटाफट आंसर देंगे। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द हाईएस्ट लेवल इन द हियरार्किकल ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, माने निम्न में से कौन सा डेटा संगठन के पदानुक्रम में उच्चतम स्तर पर है। जल्दी से बताइएगा कि निम्न में से कौन सा डेटा संगठन के पदानुक्रम में उच्चतम स्तर पर है। इसमें से सबसे पहला कह रहा है कि डेटाबेस या आपका डेटा बैंक, डेटा फाइल या डेटा रिकॉर्ड किसको करता है, उच्चतम स्तर पर किसको रखता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, आपका उम्मीद है कि आप सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको आंसर दिखा देते हैं कि जो सातवां का आंसर है हमारा डेटाबेस। कौन सा है, डेटाबेस, माने हम लोग को जो डेटा संग्रह होता है वो डेटाबेस के अंतर्गत में होता है जो उच्च स्तर पे होता है। ठीक है, तो पहला आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां हम लोग चलिए बात करते हैं फटाफट से। आठवां हमारा
8वां है हमारा विच लैंग्वेज इज यूज बाय मोस्ट ऑफ DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूज टू एक्सेस डाटा। सो गाइज आपका 8वां जो क्वेश्चन है, अधिकांश DBMS में अपने उपयोगकर्ता को डेटा एक्सेस करने में मदद करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, विच लैंग्वेज इज यूज बाय मोस्ट ऑफ DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूजर टू एक्सेस डाटा। अधिकांश DBMS में अपने उपयोगकर्ता को डेटा को एक्सेस करने में मदद करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं। HLL क्यूरी लैंग्वेज, SQL और 4GL। तो आपका यहाँ पे खुद आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन है कि जो अधिकांश DBMS होते हैं वो किस भाषा का यहाँ पे किस भाषा का उपयोग करते हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा, इसका हम आंसर आपको बताते हैं जल्दी से। तो हमारा जो DBMS है ये हमारा एक क्यूरी लैंग्वेज है। कौन सा? क्यूरी लैंग्वेज, यानी किसको सपोर्ट करता है? क्यूरी लैंग्वेज को। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो SQL है उसमें भी आपका क्यूरी लैंग्वेज ही आता है, ठीक है। SQL जब पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या क्यूरी लैंग्वेज ही पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि SQL में क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा उपयोग होती है क्यूरी लैंग्वेज की, ठीक है। क्योंकि इसमें QL लगा है लास्ट में, यानी यह आप स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SQL का स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। तो ये कौन सा लैंग्वेज हुआ? SQL क्यूरी लैंग्वेज। इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज पूछा है कि अधिकांश जो DBMS होते हैं उपयोगकर्ताओं को डेटा एक्सेस करने में मदद करने वाली भाषा का जो उपयोग होता है उसको हम लोग क्यूरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 9 नंबर चलते हैं जल्दी से। सो गाइज हमारा ये 9वां क्वेश्चन है, तो जल्दी से फटाक से आंसर बताइएगा। द रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट माने RDBMS में सिस्टम मैनेज डाटा इन मोर देन वन फाइल एट वंस, हाउ टू डू इट, ऑर्गेनाइज दीज फाइल्स। कह रहा है कि रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट में माने RDBMS में सिस्टम एक बार में एक से अधिक फाइल में डेटा को मैनेज करता है। यह फाइल को कैसे व्यवस्थित करता है? माने रिलेशंस द्वारा, टेबल्स द्वारा, टपल्स द्वारा, बोथ मतलब A एंड B। तो ध्यान में दीजिएगा गाइज, जो हमारा RDBMS होता है उसमें रिलेशंस भी होते हैं और टेबल्स भी होते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें हम लोग कौन कौन सा आंसर, इसका कौन सा आंसर होगा? जल्दी से आंसर जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर चलिए हम आपको दिखा देते हैं। आपको हिट भी दे दिए हैं तो आपने समझ गया होगा कि हमारे रिलेशंस भी होते हैं और टेबल्स भी होते हैं, यानी रिलेशन में ही टेबल होते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बोथ A एंड B। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माने जो हमारा RDBMS होता है, रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है, उसमें अधिकांश फाइलें डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग रिलेशंस टेबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो गाइज चलिए जल्दी फटाक से चलते हैं 10वां क्वेश्चन हमारा। तो 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अ टेबल कंसिस्टेड ऑफ, माने एक तालिका के होते हैं। जल्दी से जवाब देंगे। एक तालिका में क्या क्या होते हैं गाइज? रो एंड सेल्स, रो एंड कॉलम, फील्ड एंड कॉलम, नन ऑफ दीज। पंक्ति और कोशिकाएं, पंक्ति और स्तंभ, फील्ड और कॉलम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी को पता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा नीचे, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको सभी लोगों को पता है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो गाइज आपका जो इसका आंसर है B है। B माने रो और कॉलम। एक टेबल में क्या क्या होते हैं गाइज? रो एंड कॉलम होते हैं। तो आपका बहुत सही आंसर है, ठीक है। तो गाइज अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 11, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अ कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज। कहने का मतलब है कि एक कमांड जो आपको एक रिकॉर्ड में एक या एक से अधिक फील्ड बदलने की सुविधा देता है वो कौन सा है? लुक अप, इंसर्ट, मॉडिफाई या नन ऑफ दीज।
जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा है तो इसका जल्दी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यानी एक कमांड जो आपको एक रिकॉर्ड में, माने कोई एक रिकॉर्ड है टेबल के अंतर्गत में, उसको एक या एक से अधिक फील्ड बदलने की जो सुविधा देता है, एक या एक से अधिक फील्ड को सुविधा बदलना मतलब बदलने की जो सुविधा देता है वो कौन सा करता है। तो आप उम्मीद है गाइज कि आपने इसका आंसर दे चुका होंगे, ठीक है। सही आंसर तो आपने समझ गया होगा, तो जल्दी से इसका रिप्लाई देंगे, कमेंट कीजिएगा। तो इसका गाइज आंसर आपका सी है। कौन सा? मोटिफाई। मोटिफाई के अंतर्गत में हमारा जो रिकॉर्ड होते हैं उनको एक या एक से अधिक फील्ड्स को बदलने की सुविधा प्राप्त करता है, जिसे हम लोग हिंदी में संशोधित कहते हैं। क्या कहते हैं? संशोधित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 11 का सी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे चलिए 12वां देखेंगे। इसी टाइप के आपके गाइज क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माने एक डेटाबेस प्रबंध प्रणाली में होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग डाटा इन अ सिंगल फाइल। कह रहा है कि एक फाइल में डेटा प्रबंध के लिए कार्यक्रमों का एक संग्रह, या फिर कह रहा है कि कैन डू मोर देन अ रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, माने एक रिकॉर्ड प्रबंध प्रणाली से अधिक कर सकता है। या फिर अगला है कि अलाउ, यहाँ पे आपका दिया गया अलाउ सिमुलटेनियस एक्सेस टू मल्टीपल फाइल, माने एकाधिक फाइल तक एक साथ पहुंच की अनुमति देता है। लास्ट में आपका बोथ बी एंड सी दिया है, यानी बी और सी दोनों में से कौन सा होगा? बी और सी दोनों होगा या तो फिर इनमें से कोई एक होगा। जल्दी से बताइए कि एक डेटा प्रबंध प्रणाली में कौन कौन से हो सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आपने समझ गया होगा क्वेश्चन और आप आंसर भी सही दे रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आपका आंसर हम आपको शो करा देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आपका गाइज आंसर हो जाएगा जो लास्ट आपका है डी, यानी बी और सी एक रिकॉर्ड प्रबंध प्रणाली से अधिक कर सकता है और एकाधिक फाइलों तक एक समान पहुंच की अनुमति भी दे सकता है एक डेटा प्रबंध प्रणाली, ठीक है। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें अगर दो ऑप्शन लास्ट में दिए रहते हैं तो अधिकतर सही होने का चांस यही होता है, क्योंकि अभी आपने दो क्वेश्चन देखा और दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन थे, ए बी करके ऐसे करके कि इन दोनों में से दोनों सही होगा, तो इस टाइप के आंसर बहुत ज़्यादा सही होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसी तरह के क्लिक करेंगे जो आपका बोथ दिया रहेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सही उत्तर तब की बात है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, ठीक है। तो देखिएगा 13 नंबर हम लोग जल्दी से करेंगे। देखिएगा द फिजिकल लोकेशन ऑफ अ रिकॉर्ड इज डिटरमाइनेड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइल की इनटू अ रिकॉर्ड लोकेशन इन ए और देन एन दिया गया है। माने एक रिकॉर्ड का भौतिक स्थान एक गणितीय सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है जो एक फाइल कुंजी को एक रिकॉर्ड स्थान में ए तथा एन में बदल देता है। यहाँ पे कह रहा है कि सीक्वेंशियल फाइल होता है या हेडसेट फाइल होता है, इंडेक्स फाइल होता है, बी ट्री फाइल होता है। कौन सा फाइल होता है जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, नीचे जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि एक रिकॉर्ड का भौतिक स्थान एक गणितीय सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है जो एक फाइल कुंजी को एक रिकॉर्ड स्थान में ए तथा एन में बदल देता है। तो क्या होगा? सीक्वेंशियल फाइल हो जाएगा, माने अनुक्रमिक फाइल। दूसरा हम लोग हेडसेट फाइल माने हैश की गई फाइल। दूसरा है इंडेक्स फाइल, अनुक्रमित फाइल। और बी ट्री फाइल कौन सा होगा जल्दी से बताइएगा नीचे कमेंट करके, हम इसको आपको आंसर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप मैच करा लीजिएगा सही है कि नहीं। आपका आंसर बी है, यानी यहाँ पे हेडसेट फाइल माने हैश की गई फाइल जो होती है वो रिकॉर्ड के भौतिक स्थान एक गणितीय रूप द्वारा उसको एक फाइल कुंजी में रिकॉर्ड में ए तथा एन में बदल देता है। सो गाइज अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे जो 14 नंबर है आपका। फटाफट आंसर दीजिएगा 14 नंबर को कि इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन डीबीएमएस एंड ए, माने सूचना डीबीएमएस और ए के बीच स्थानांतरित की जा सकती है। तो बताइए इसमें से कौन सा? ग्राफिकल प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, या स्पीड सीट प्रोग्राम, या ऑल ऑफ दीज। माने ग्राफिक प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा सूचना डीबीएमएस और ए के बीच स्थानांतरित की जा सकती है, इनमें से कौन सा आंसर है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट से नीचे कमेंट करेंगे जल्दी से।
तो हम आपको यहाँ पे आपको शो करा रहे हैं आपका जो आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आंसर है गाइज डी है, माने हम लोग यहाँ पे ग्राफिक प्रोग्राम भी कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम भी और स्प्रेड शीट कार्यक्रम भी, ठीक है। माने स्प्रेड शीट प्रोग्राम भी DBMS और ए के बीच जो सूचना होती है उसको स्थानांतरित इजिली हम लोग कर सकते हैं। द फर्स्ट, पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांजेक्शन प्रोसेस साइकिल इज, जल्दी से जवाब देंगे। द प्रोसेस स्टेप इन द ट्रांजेक्शन प्रोसेस साइकिल इज, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता है, जल्दी से बताइएगा, क्या उसमें एडिट होता है या डाटाबेस ऑपरेशंस होता है या यूजर इंक्वायरी होती है या डाटा एंट्री होती है? जल्दी से बताइएगा, चारों में से कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा गाइज कि एक मतलब फर्स्ट स्टेप में जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है किसके बेस पे होता है? जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा। तो आई होप गाइज की उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका सही आंसर दे रहे होंगे। तो इसका जो आपका इसका आंसर है वो है आपका डाटा एंट्री, माने फर्स्ट स्टेप में जब ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है तो उसकी डाटा की एंट्री होती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहाँ पे बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको हमने बताया भी है अपने जब क्लास लिया है। अ टपल इज अ, एक टपल होता है, बताइएगा जल्दी से। रो ऑफ अ टेबल, की ऑफ अ टेबल, कॉलम ऑफ अ टेबल या 2 डायमेंशनल टेबल? जल्दी से बताइएगा कि ए टपल इज अ माने एक टपल होता है, जल्दी से बताइएगा। जिस स्टूडेंट को पता होगा कि इसे क्या बोलते हैं, इस साइड को और इस साइड को क्या बोलते हैं, जो लाइनिंग रहती है उसको आंसर पता होगा कि यहाँ पे जो इस साइड में डाटा स्टोर होता है उसी को हम लोग टपल बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, रो या कॉलम? जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है की ऑफ अ टेबल, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा है 2 डायमेंशनल टेबल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अगला देखिएगा कि रो ऑफ अ टेबल और कॉलम ऑफ अ टेबल, तो इन दोनों में से एक सही है गाइज, ए और सी में से दोनों में से एक सही है। जिस स्टूडेंट को पता होगा कि इस साइड को क्या बोलते हैं वो आंसर जवाब दे रहे होंगे, सही दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, रो। ये कॉलम होता है और ये साइड क्या होती है, रो। तो हमारा जो आंसर हो गया क्या हो गया, ए हो गया, यानी रो ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो आई होप गाइज कि समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे तीसरा, ठीक है। जल्दी से, द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अ डाटाबेस एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। जल्दी से जवाब देंगे कि द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अ डाटाबेस एक्सेप्ट। जल्दी से, रिपोर्ट्स या इंडेक्स, मेटा डाटा या यूजर डाटा? जल्दी से जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से गए इसका आंसर देंगे, फिर हम बताएंगे अभी आपको आंसर। नीचे से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइज कि आप लोग सही आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसका हम आंसर आपको बताते हैं। तो गाइज इसका आपका आंसर हो गया रिपोर्ट्स, ठीक है। माने द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अ डाटाबेस एक्सेप्टेड, हम लोग रिपोर्ट्स करते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड रिपोर्ट्स होता है, ठीक है। तो आई होप गाइज कि क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आपने सही आंसर दिया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 यहाँ पे है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले डैश दिया गया है, इज वन रीजन फॉर प्रॉब्लम ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। बताइए, एज एक यहाँ पे डैश दिया गया, यहाँ पे क्या बताएगा, डाटा। पहला आपका है डाटा रिकॉर्डेंसी, दूसरा है आपका सिक्योरिटी कंस्टेंट, तीसरा है आपका डाटा इनकॉन्सिडेंस या फिर डी डाटा अवेलेबिलिटी कंस्टेंट? जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। खाली स्थान है आपका, फिर इज वन रीजन फॉर प्रॉब्लम ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आपका सिंगल यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इंटीग्रिटी हमारा होता है वो यहाँ पे सिंगल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ बताइए सिंगल वैल्यू किसके लिए होता है? जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आई होप गाइज कि आप सही आंसर दे रहे होंगे। तो चलिए हम आपको आंसर शो करा देते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो गाइज आपका इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो डाटा रिडंडेंसी होती है, ठीक है, माने डाटा रिडंडेंसी इज वन रीजन फॉर प्रॉब्लम ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रो एंड कॉलम आर कॉल्ड। जल्दी से जवाब दीजिएगा कि फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रो एंड कॉलम आर कॉल्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजैक्शन शीट्स, बिजनेस फॉर्म्स, रजिस्टर, स्पीड शीट्स। किसके लिए रो एंड कॉलम का यूज किया जाता है जल्दी बताइए। बिजनेस डाटा में रो एंड कॉलम को किस लिए यूज किया जाता है जल्दी से बताइएगा। किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है? ट्रांजैक्शन शीट्स, बिजनेस फॉर्म्स या रजिस्टर में, या फिर कह सकते हैं स्पीड शीट्स में। किस में? जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से बताइएगा नीचे कमेंट करके, फिर आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो गाइज आप फिर से एक बार पढ़ देते हैं। फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रो एंड कॉलम आर कॉल्ड। यहाँ पे क्या भराएगा गाइज? जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे होगा आपका स्पीड शीट्स। क्या भराएगा? स्पीड शीट्स। ठीक है, यानी फॉर्म दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रो एंड कॉलम आर कॉल्ड स्पीड शीट। क्या भराएगा गाइज? स्पीड शीट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट लॉजिकल डाटा एंटिटी इज कॉल्ड अ डाटा आइटम ऑफ और डाटा। जल्दी से यहाँ पे जवाब दीजिएगा कि द स्मॉलेस्ट लॉजिकल डाटा एंटिटी इज कॉल्ड अ डाटा आइटम ऑफ डाटा। ये फील्ड हो गया, कलेक्शन हो गया, बेस हो गया या बैंक। क्या होगा? स्मॉलेस्ट लॉजिकल जो डाटा होती है, ठीक है, उसकी एंटिटी इज कॉल्ड डाटा आइटम और डाटा। जल्दी से आंसर देंगे 6वां का। उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर दे रहे होंगे, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से दीजिएगा जवाब। तो हमारा जो एंटिटी इज कॉल्ड अ डाटा आइटम और अ डाटा इज फील्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइज? आपका आंसर फील्ड हो जाएगा। यानी द स्मॉल लॉजिकल डाटा एंटिटी इज कॉल्ड अ डाटा आइटम और डाटा किसके लिए? फील्ड के लिए। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन चलेंगे, 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन है, जल्दी से यहाँ पे जवाब देंगे कि मॉडुला एक है असेंबली लैंग्वेज, मैकेनिक लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका तो आंसर आप लोग जल्दी से दे देंगे। जल्दी से देने की कोशिश कीजिएगा कि मॉडुला आपका कौन सा लैंग्वेज होता है? असेंबली लैंग्वेज, मैकेनिक्स लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 7वां का जल्दी से आंसर दीजिएगा। आई होप गाइज कि इसका आंसर आप लोग सही दे रहे होंगे। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसका आंसर कि क्या है। तो जो हमारा मॉडुला है, मॉडुला इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मॉडुला एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है गाइज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो सो गाइज ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां स्क्रीन पे। तो जल्दी से पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये पार्ट नंबर, उनके नंबर के भाग और उसके नंबर के डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर, माने किस ऑर्डर में है। एग्जाम्पल उसका क्या होता है? आउटपुट या इनपुट या प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस या कंट्रोल अलग अलग दिया गया है यहाँ पे। तो क्या होते हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका आउटपुट, बी है इनपुट, सी है आपका प्रोसेस और डी है कंट्रोल। समझ गए होंगे आंसर? अरे क्वेश्चन समझ गए होंगे कि पार्ट्स नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यानी इनपुट का। किसका गाइज? इनपुट का। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आप सही दे रहे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइज आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड इंटेलिजेंट CASE टूल्स। CASE टूल्स कौन सा है जल्दी से बताइएगा। आपका पहला दिया गया है अपर केस में, मैथोलॉजी कंपेरिजन में, या वर्क बेंच में, या लोअर केस में। कौन सा? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे, कौन सा केस में। विच ऑफ दीज, फिर से देख लीजिएगा कि विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड इंटेलिजेंट केस टूल्स। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे इसका।
विच ऑफ दीज आर कंसिडर्ड इंटेलिजेंट कैश टूल्स वर्क बेंच। क्या होता है वर्क बेंच, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर सही है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। तो आपका यहाँ पे 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पे और जल्दी से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। अ प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी यूज विथ इंटरनेट आर, माने जो हमारा प्रोग्रामिंग है वो मैथोलॉजी से यूज होता है, मतलब इंटरनेट से द्वारा यूज होता है। जल्दी से बताइए किस मैथोलॉजी द्वारा। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, GTVI प्रोग्रामिंग, HTML प्रोग्रामिंग या नन ऑफ द एबव, मैंने इसमें से कोई नहीं। जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है वो किस इंटरनेट्स द्वारा इसके मैथोलॉजी यूज किए जाते हैं, जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा। आई होप गाइस कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सारे के सारे आंसर भी हमने बता दिए हैं, तो इसमें से कौन सा होगा जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। सो गाइज यहाँ पे जो हमारा अब प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी, जो हम लोग प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी यूज करते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो हमको HTML प्रोग्रामिंग होती है। कौन सा HTML प्रोग्रामिंग, ठीक है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का यूज मैथोलॉजी विद इंटरनेट आप, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग यूज करते हैं। चलिए अगला चलते हैं, हमारा अगला जो सवाल है वो चलते हैं जल्दी से। सो गाइज यहाँ पे 11वां नंबर है, ठीक है। 11वां नंबर यहाँ पे आपका स्क्रीन पे, तो देखिए पहले तो आपका खाली स्थान दिया गया है। इसके बाद कहा है कि रिप्रेजेंट रो फैक्ट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट रो फैक्ट्स। यहाँ पे लिखा गया है वेयर एज, फिर खाली स्थान है इज डाटा मेड मीनिंगफुल। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए में है कि डाटा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन बिट्स या रिकॉर्ड्स बाइट्स। जल्दी से बताइएगा। जो रो हमारा है जिसको हम लोग रो बोल सकते हैं, उसकी फैक्ट्स किससे संबंधित होती है, डाटा से संबंधित होती है। इस बात को यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, डाटा से संबंधित होती है। इस डाटा मेड अप मीनिंगफुल, इसका मीनिंगफुल क्या हो गई, डाटा होती है इसकी, इसकी किससे संबंध होती है, इन्फॉर्मेशन से। तो हमारा उम्मीद है कि जो हमारा आंसर है वो ए सही होगा, ठीक है। कौन सा आंसर सही है गाइज, ए वाला, माने डाटा रिप्रेजेंट रो, डाटा रिप्रेजेंट रो फैक्ट्स वे, यहाँ पे कह सकते हैं वेयर एज इंफॉर्मेशन इज डाटा मेड मीनिंगफुल। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 11वां का। अगला चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डाटा, ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे पहले आपके करेक्टर फाइल रिकॉर्ड, करेक्टर फाइल रिकॉर्ड या फाइल डाटा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इज ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, माने छोटे से बड़े में किस ऑर्डर में होते हैं, जल्दी से बताइएगा। करेक्टर, फाइल रिकॉर्ड, फिर फाइल डाटाबेस। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे चार चार है, करेक्टर, फाइल रिकॉर्ड और फाइल्ड अलग है, फील्ड अलग है, और यहाँ पे डाटाबेस। करेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डाटाबेस। बीट, बाइट, करेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डाटाबेस। यहाँ पे आगे दिया है करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल। जल्दी से यहाँ पे दीजिएगा, स्मॉलेस्ट से जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको सेट करके बताएंगे जल्दी से। तो सबसे पहले गाइज कि हमारा करेक्टर होता है, क्या होता है करेक्टर, तो इसमें भी करेक्टर है, इसमें भी करेक्टर, यानी ए ऑप्शन तो पहले ही गलती हो गया। इसके बाद फिर हमारा फाइल की जगह पे पहले होता है फील्ड, तो यहाँ पे आपका फील्ड हो गया, ठीक है। दूसरा फिर हमारा होता है रिकॉर्ड, जो यहाँ पे रिकॉर्ड है, यानी ए भी एक गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड है यानी पहले यहाँ पे फील्ड होना चाहिए, यानी ए भी ऑप्शन नंबर गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हुआ, डी, यानी करेक्टर होता है, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डाटाबेस, ठीक है। यानी हमारे जो पहलेस हो गए कॉमन डाटा एलिमेंट्स इज ऑर्डर जो होगी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वो होगा हमारा कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 13 नंबर, ठीक है 13 नंबर है गाइज। यहाँ पे आपका वन छूट गया है सारे में सारे, तो यहाँ पे आपका 13 नंबर वाला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज। जल्दी से जवाब दीजिएगा, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज रिपोर्ट्स, मेमोरी, डाटा या इंफॉर्मेशन। अनप्रोसेस क्या होता है बताइए, अनप्रोसेस आइटम क्या होगा, अनप्रोसेस आइटम किसका कलेक्शन होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, रिपोर्ट्स का, मेमोरी का या डाटा का या इंफॉर्मेशन का। जो हमारा अनप्रोसेस आइटम्स होते हैं वो किसका कलेक्शन होता है? जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे गाइज कि जो हमारा अनप्रोसेस आइटम होता है वो किसका कलेक्शन होता है? रिपोर्ट्स का तो हो नहीं सकता, ठीक है, मेमोरी का ये भी नहीं हो सकता, डाटा का, इंफॉर्मेशन का, इन दोनों में किसी एक का हो सकता है गाइज, इसका नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, डाटा इंफॉर्मेशन। जल्दी से जवाब दीजिएगा, इन दोनों में से एक है। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है? डाटा, इसके बाद इंफॉर्मेशन आता है ना, तो जो हमारा अनप्रोसेस आइटम पहले होगा वो क्या होगा? डाटा होगा, इसके बाद फिर इंफॉर्मेशन उसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से इसको जवाब देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिए आपका चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच कमांड वी विल गिव इफ वी वांट टू शो द डाटाबेस ऑब्जेक्ट विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। जल्दी से जवाब देंगे, विच कमांड वी विल गिव इफ वी वांट टू शो द डाटाबेस ऑब्जेक्ट विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। लिस्ट को या शो को, डिटेल्स को, एनी ऑफ दिस। जल्दी से जवाब दीजिएगा कि जो हमारा कमांड है, ठीक है, वी विल गिव इफ यू वांट टू शो, क्या शो करता है? डाटाबेस ऑब्जेक्ट विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। जल्दी से बताइएगा क्या शो करेगा, जल्दी से बताइएगा गाइज आपका आंसर। उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। तो कोई भी डाटाबेस में हमारा क्या डिटेल्स मिल सकता है, क्या शो होगा? उसकी डिस्क्रिप्शन जो होगी वो क्या होगी? डिटेल्स ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यहाँ पे आपके जो डिटेल्स हैं ये हमारे शो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 5। सो गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1K बिट्स यानी 1K बिट्स इक्वल टू द, माने 1K बिट्स किसके बराबर होता है? जल्दी से सब लोग जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका 10 बिट्स, यहाँ पे 1000 बिट्स या 1024 बिट्स या फिर 100 बिट्स। जल्दी से जवाब देंगे, आप सभी को पता है इसका आंसर। उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। सही, गुड, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गाइज? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1024 बिट्स होता है 1K बिट्स इक्वल, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे और सभी लोग एक साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे। चलिए, अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स, ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर हमने पढ़ाए हुए हैं, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डाटा रिलेशनशिप्स, सेमेंटिक्स, ठीक है, एंड कंस्टेंट इज रिफर्ड टू एज, किसके साथ होता है? डीबीएमएस, डाटा मॉडल्स, डाटाबेस, ईआर मॉडल, किसके साथ होता है? जल्दी से, ये आपको कंसेप्चुअल जो हम लोग रिलेशनशिप में पढ़ा है किसके साथ होता है? जल्दी से अगर आप सभी को पता होगा तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दे सकते हैं। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर जिसको पता होगा कि ये जो रिलेशनशिप्स है कंसेप्चुअल किस चैप्टर में थे, याद होगा किसी को, तो जल्दी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड है आपके रिलेशनशिप्स वगैरह, किसके पर्पज से हैं, कौन से? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? डाटा मॉडल। क्या होगा? डाटा मॉडल। डाटा मॉडल में ही आप कंसेप्चुअल का कलेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। तो आई होप गाइज कि इसका आंसर आप लोग सभी लोग सही बताए होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ये 18 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। स्पेस है आपका, सर्च मेथड इज कंडक्ट फॉर अ स्पेसिफिक टाइटल, डोमेन, यूआरएल और होस्ट।
जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? इसके टाइटल, डोमेन और यूआरएल और होस्ट नंबर। जल्दी से बताइएगा। लॉजिकल पहला है, दूसरा है कीवर्ड, फील्ड या बुलियन। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सर्च मेथड अभी कंडक्ट फॉर द स्पेसिफिक टाइटल और डोमेन और यूआरएल होस्ट जो नंबर होता है वो किसके द्वारा होता है? फील्ड से। किसके? फील्ड में हम लोग जाके क्या करते हैं? सर्च मेथड का उपयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से इस सभी का क्वेश्चन का आंसर देंगे। 19 नंबर का आंसर सभी लोग देंगे। A telephone number, a birth date and customer name are all examples of a database, a file या फिर डाटा या अ रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन आपके पिछले क्लास में आ चुका है इस टाइप के, तो इसका आंसर आई होप कि आप लोग सही देंगे। जो फर्स्ट हमने बता रहे थे उसमें इस क्वेश्चन का हमें लगता है कि ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो इसका आंसर जल्दी से सभी लोग देंगे। देखते हैं कि 19 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट होने के बाद भी आप लोग कितना सही आंसर दे पाते हैं। नीचे जल्दी कमेंट करके बताइएगा। हमने ये बताए थे अ टेलीफोन नंबर, अ बर्थ डेट एंड अ कस्टमर नेम आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके हैं? क्या करता है ये टेलीफोन नंबर्स? रिकॉर्ड करता है। अ रिकॉर्ड क्या करेगा? अ रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आई होप गाइज कि आपने याद रखा होगा, तो ये पीछे वाला क्वेश्चन मिल गया। द इशू दैट डील्स विथ द कलेक्शन एंड यूज ऑफ डाटा अबाउट इंडिविजुअल इज। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। पहला है आपका एक्यूरेसी, दूसरा है एक्सेस, तीसरा है आपका प्राइवेसी और चौथा जो है आपका पब्लिसिटी। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा व्यक्तित्वों से, ठीक है, लोगों से जो हमारा डाटा होता है, डाटा कह सकते हैं, या जो उसकी इशू होती है किसके कारण होती है, हम उसको डाटा को किस तरह से डील करेंगे। जल्दी से बताइएगा। किसी भी डाटा को हम लोग किस तरह से डील कर सकते हैं? एक्यूरेसी या फिर एक्सेस करके या फिर प्राइवेसी या फिर पब्लिसिटी। आप सभी को पता है कि इसको हम लोग किस तरह से, किसी भी डाटा को किस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसका जल्दी से आंसर करेंगे। आई होप गाइज कि आप लोग इसका सही आंसर दे रहे होंगे। पहला नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा। देखिए, कोई भी डाटा होता है हमारे पास तो उसको हम लोग क्या करते हैं? प्राइवेसी के माध्यम से उसको हम लोग डील कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? सी सही है। कौन सा सही है गाइज? सी सही है, यानी प्राइवेसी द्वारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए गाइज, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो आप पढ़िएगा जल्दी से कि ध्यान से समझिएगा। द डाटाबेस एडमिनिस्टर इज इन इफेक्ट द कोऑर्डिनेटर बिटवीन देम, यहाँ पे स्पेस है आपका, एंड द, फिर यहाँ पे स्पेस है। फिर से सुनिएगा। द डाटाबेस एडमिनिस्टर इज इन इफेक्ट द कोऑर्डिनेटर बिटवीन देम एंड द, फिर यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, डाटाबेस फिर यूजर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर डाटाबेस, या फिर डीबीएमएस डाटाबेस या एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर। जल्दी से इसमें कमेंट करके नीचे बताइएगा। डाटाबेस एडमिनिस्टर है, बताइएगा जल्दी से कि डाटाबेस एडमिनिस्टर है किसका? इज इफेक्ट द कोऑर्डिनेटर बिटवीन द, यहाँ पे आंसर जल्दी से कीजिएगा, एंड द, इसका जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो आई होप गाइज के क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आपका जो डाटाबेस एडमिनिस्टर होता है किसके द्वारा इफेक्ट होता है? डाटाबेस। क्या होता है गाइज? डाटाबेस। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में डाटाबेस है, इन सभी में नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं हो सकता, डीबीएमएस नहीं हो सकता, डाटाबेस था इसमें, लेकिन यहाँ पे आपका देखिए एंड द यूजर किसके द्वारा? तो यूजर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग जवाब दिए हैं सभी लोग का सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ध्यान से समझेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझिएगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डीबीएमएस माने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
ध्यान से समझिएगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड DBMS इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहला दिया है द फिजिकल स्कीमा, वन सब स्कीमा, आल सब स्कीमा दैट आर सिस्टम सपोर्ट, या फिर बोथ ए एंड बी। ऐसे सवालों में गाइज हमने एक ट्रिक बताई थी, आपको पता होगा तो। सो गाइज यहाँ पे जल्दी से बताइएगा इसका, ठीक है, जल्दी से इसका ट्रिक लगाइएगा। ध्यान से समझिएगा कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड DBMS इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या फिजिकल स्कीमा होता है? नहीं ना, तो ये तो पहले ही गलती हो गया। वन सब स्कीमा ये होता है, पहले क्या होता है? सब स्कीमा होता है। यहाँ पे देखिए आल सब स्कीमा दैट आर सिस्टम सपोर्ट, तो आल तो होता नहीं है, यहाँ पे बोथ ए एंड बी दिया गया है, ए एंड बी दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे इसमें आंसर जो आपका कौन सा हो जाएगा? वन सब स्कीमा। कौन सा होगा? वन सब स्कीमा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड DBMS इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन सब स्कीमा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आई होप कि आप लोग सभी जवाब दिए होंगे, ठीक है। वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे, ठीक है। सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। वेयर विल बी फाइंड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कमांड, माने कौन सा ऐसा कमांड है जो क्या हो? सिंगल हो। जल्दी से बताइएगा, टेबल के लिए, टूल्स के लिए, फॉर्मेट के लिए, नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर कीजिएगा। वेयर विल वी फाइंड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कमांड। जल्दी से, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बताए भी हैं, तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा आंसर। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। आई होप गाइज कि आप लोग इस बात को समझे होंगे कि देखिए यहाँ पे जो वेयर विल बी द फाइंड द रेफरेंशियल दे रहा है इंटीग्रेटी कमांड, तो इंटीग्रेटी जो सिंगल कमांड के लिए यूज किया जाता है ना, इसमें टेबल्स दिया, टेबल्स नहीं होगा। टेबल्स क्या है आपका? कमांड नहीं है, टूल्स कमांड नहीं है, फॉर्मेट कमांड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका? नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो कमांड आपको सभी लोगों को पता है, कमांड इस पे चलाई जाती है, जैसे टेबल्स हो गए, तो सभी पे कमांड चलाई जाती है, लेकिन ये कमांड्स नहीं है, जो ठीक है, सिंगल कमांड्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, पांचवा। सो गाइज आपका पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पे है और आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि द DBMS माने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज ए मोस्ट डिफिकल्ट टू यूज इज। जल्दी से बताइएगा कि जो DBMS में है सबसे इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट चीज़ कौन सा यूज किया जाता है? ऑरकल, कॉरपोरेशन ऑरकल, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, या नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइएगा। जो हम लोग DBMS होता है वो मोस्टली हम लोग सबसे डिफ़िकल्ट का कौन सा यूज करते हैं? ऑरकल, कॉरपोरेशन ऑरकल, या फिर दूसरा में दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, कि जो DBMS होता है मोस्ट डिफ़िकल्ट कौन सा यूज किया जाता है। जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे आंसर करेंगे सभी लोग। सो गाइस जल्दी से यहाँ पे आंसर करेंगे तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। जो DBMS होता है उसमें मोस्ट डिफ़िकल्ट यूज जो होती है वो ऑरकल कॉपरेशन ऑरकल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ऑरकल कॉपरेशन ऑरकल का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का नहीं किया जाता, और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। एसक्यूएल जो ये आपका है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर बोल सकते हैं, इसको हम लोग RDBMS में करते हैं, यानी रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑरकल कॉरपोरेशन ऑरकल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू यूज पूछा था, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और देख सकते हैं, आपका छठवां क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, फिर से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जल्दी से आंसर कीजिएगा कि जो हमारा, देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है किसमें? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में।
यहाँ पे कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का वह कौन सा कंपोनेंट है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से कंपोनेंट का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है कि हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क, हाई रिसोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले, माउस या प्रिंटर। सबसे ज़्यादा किसका यूज किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टू अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जल्दी से आंसर कीजिएगा, आप सभी को पता होगा इसका आंसर। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने लोग आंसर कर पाते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वो कौन से हैं। तो सबसे पहले दिया है आपका हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क, ठीक है। दूसरा है आपका हाई रिसोर्स वीडियो डिस्प्ले, तीसरा है माउस या प्रिंटर। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंटर तो होगा नहीं, माउस तो होगा भी नहीं, हाई रिसोर्सेंस वीडियो डिस्प्ले ये इसमें से दोनों में से एक हो सकता है। तो बताइए कौन सा होगा? आपका हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग सही आंसर दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग समझिएगा कि इन अ रेशनल स्कीमा ईच टपल इज डिवाइड इनटू फील्ड कार्ड। ध्यान से समझिएगा कि इन अ रिलेशन स्कीमा में ईच टपल इज डिवाइड इनटू फील्ड कार्ड, माने जो हमारा टपल्स होते हैं उसके किन फील्डों को डिवाइड करते हैं। तो डोमेन्स, क्यूरीज या फिर रिलेशंस या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर सही पता होना चाहिए। RDBMS जो जिस स्टूडेंट ने हमारा पढ़ा होगा ये जवाब जल्दी दे सकता है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा, देखते हैं कितने लोग का सही होता है। इंतजार करते हैं हम आपका आंसर का, ठीक है। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए, हम सभी को देख रहे हैं। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा कि इन अ रेशनल स्कीमा इच टपल इज डिवाइड इनटू फील्ड कार्ड। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। देखिए आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस की तो बातें नहीं है, रिलेशंस ये इसमें आते हैं, ठीक है। रिलेशंस स्कीमा में ये रिलेशंस टेबल्स को शो करेंगे, ठीक है। क्यूरीज तो ये आपके लैंग्वेज को शो करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड फील्ड्स कार्ड, तो इनके लिए जो यूज होता है वो डोमेन के लिए, किसका? डोमेन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। सो गाइज यहाँ पे आपका क्वेश्चन अगला है 8वां, एन इंडेक्सिंग ऑपरेशन। इसमें से इंडेक्सिंग ऑपरेशंस कौन है? स्लेबिलिटीज एंड इंडेक्स फॉर अ फाइल। दूसरा दिया है कि सॉर्ट अ फाइल यूजिंग टू की। फिर यहाँ पे दिया गया है सॉर्ट्स अ फाइल यूजिंग अ सिंगल की, या बोथ दिया गया है बी एंड सी। जल्दी से जवाब देंगे कि इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 8वां का आपका जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा कि एन इंडेक्सिंग ऑपरेशन इसमें से कौन से इंडेक्सिंग ऑपरेशंस को अलाउ करता है। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, आंसर का जल्दी से। तो इसका आपका आंसर जो होगा, ठीक है, आपका फर्स्ट आंसर होगा, माने स्टेब्लिश एन इंडेक्स फॉर अ फाइल, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। सॉर्ट ऑफ फाइल यूजिंग टू की ये भी नहीं, और सॉर्ट ऑफ फाइल यूजिंग सिंगल ये भी नहीं, और बोथ बी एंड सी, यानी ये दोनों तो एक ही है, तो ये इन दोनों में से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन लाइक का है 9 नंबर। तो इसको सभी लोग जवाब करेंगे, आंसर देंगे। द मोडिफाई ऑपरेशन इज लाइकली टू बी डन आफ्टर। जल्दी से, मोडिफाई ऑपरेशंस इज लाइकली टू बी डन आफ्टर। जल्दी इसका आंसर देंगे सभी लोग। द मोडिफाई ऑपरेशन इज लाइकली टू बी डन आफ्टर। पहला दिया गया आपका इंसर्ट, डिलीट, लुकअप या नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर कीजिएगा। मोडिफाई ऑपरेशंस इज लाइकली टू बी डन आफ्टर। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इंसर्ट ये भी नहीं होगा, डिलीट ये भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? लुकअप। क्या हो जाएगा? लुक अप, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि 9वां का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। चलिए आपके स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी लोग जवाब देंगे। विच कमांड क्रिएट्स अ इंटेलिजेंट ऑन और मोर मेमोरी वेरिएबल। जल्दी से जवाब देंगे इसका कि विच कमांड क्रिएट्स एंड इंटेलिजेंट ऑन और मोर मेमोरी वेरिएबल्स। जल्दी से कमेंट करके नीचे इसका जवाब देंगे। पहला है आपका रिलीज, कीप, स्टोर या अपडेट। क्या करते हैं जल्दी से बताइएगा, नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। सो गाइज आप सभी को अगर ये पता होगा कि जो हम लोग क्रिएट कमांड के लिए यूज करते हैं वो मेमोरी वेरिएबल्स में, तो किस लिए यूज करते हैं? रिलीज करने के लिए तो नहीं करते हैं, जारी रखने के लिए भी नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा क्रिएट कमांड जिस लिए चलाते हैं वो हमारे अपडेट करने के लिए भी नहीं करते हैं। तो करते किसके लिए हैं गाइज? स्टोर करने के लिए। क्या करने के लिए? डाटा को टेबल में स्टोर करने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं। तो आई होप गाइज कि आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे किस तरह क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिएगा यहाँ पे देखिए 10-10 का सेट है आपका, 10 का सेट खत्म हो गया, फिर से आपका 10 का सेट स्टार्ट हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे 10 का सेट में पहला क्वेश्चन है। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज ए कॉल्ड। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल ही इस टाइप के क्वेश्चन हमने करा भी दिए हैं, फिर से यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड, इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड। जल्दी से दिएगा डाटाबेस या स्पीड सीट या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या टेक्स्ट फाइल। ये तो नहीं होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। रिकॉर्ड को ये नहीं करता है, रिकॉर्ड को ये नहीं करता। टेक्स्ट फाइल ये भी नहीं होगा। स्पीड सीट और डाटाबेस दोनों में से कौन सा होगा जल्दी से बताइएगा। ये आपके पास दो ऑप्शन हमने दे दिए, ये दोनों को काट दिया हमने, ये दोनों नहीं होंगे। इसमें से बताइए कौन सा होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में क्या करेंगे? डाटा को रिकॉर्ड कैसे करेगा? कहाँ पे? जल्दी से बताइएगा। डाटाबेस में। कहाँ पे? डाटाबेस में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्पीड सीट हम किसके लिए बताए थे वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। स्पीड सीट हम कौन सा क्वेश्चन के लिए बताए थे, ध्यान से समझिएगा। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन विच डाटा रिकॉर्ड इन अ फाइल आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू की फील्ड इन नो एज द। जल्दी से जवाब दीजिएगा। सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड या फिर यहाँ पे क्यूनिंग मेथड या प्रिपेयर्ड माइंडेड मेथड या डायरेक्ट एक्सेस मेथड। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इसमें चलती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन विच डाटा रिकॉर्ड जो हमारे फाइल के अंतर्गत में अरेंज होते हैं वो हमारे सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा डीबीएमएस के अंतर्गत में अरेंज होते हैं जो डाटा फाइल्स के अंतर्गत में रिकॉर्ड, वो हमारे सीक्वेंशियल होते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड द्वारा रिकॉर्ड को सेव किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनलाइक फिल्टर क्यूरीज कैन बी सेव एज ए डाटाबेस इन अ डाटाबेस। फिर से समझिएगा कि अनलाइक फिल्टर्स, ठीक है, क्यूरी कैन बी सेव्ड एज इन अ डाटाबेस। डाटाबेस में या फिर फिल्टर्स में, ऑब्जेक्ट्स में या एनी ऑफ द एबव। जल्दी से बताइएगा कि जो हमारा अनलाइक फिल्टर्स होता है वो कौन से क्यूरी में सेव्ड किए जाते हैं डाटाबेस के अंतर्गत में। जब डाटाबेस के अंतर्गत में सेव किए जाते हैं तो डाटाबेस तो होगा नहीं। पहली बात तो यहाँ पे ये हो गया कि अनलाइक फिल्टर्स जो हमारे होते हैं वो कौन से क्यूरीज में पूछ रहा है कि कौन से क्यूरीज में क्या होते हैं, कौन से क्यूरीज के डाटाबेस में सेव होते हैं। तो डाटाबेस पहले दिया है तो डाटाबेस तो हो नहीं सकता। दिया गया फिल्टर्स, तो फिल्टर्स के लिए क्यों यूज करते हैं, अभी हमने फिल्टर्स के ऊपर क्वेश्चन किया, तो ये भी नहीं होगा। ऑब्जेक्ट्स और एनी ऑफ द एबव, एनी ऑफ द एबव नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माने ऑब्जेक्ट्स में। किसमें? ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो अनलाइक फिल्टर्स क्यूरीज कैन बी सेव्ड इन योर डाटाबेस, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सटर्नल डाटाबेस इज।
ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा एक्सटर्नल डाटाबेस होता है वो डाटाबेस क्रिएट यूजिंग डीबीएमएस पैकेट, या डाटाबेस क्रिएट इन एमएस वर्ड, या डाटाबेस क्रिएट इन EXCEL यानी एक्सेल, या ऑल ऑफ द एबव माने इन सभी। जल्दी से बताइएगा कि जो हमारा इंटरनल डाटाबेस होता है, इंटरनल डाटाबेस कहाँ होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, फिजिकल, ये सारे के सारे हमने बताया है थे पूरे में। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा इंटरनल डाटाबेस होता है किस लिए क्रिएट किया जाता है, डाटाबेस क्रिएटिंग यूज DBMS पैकेट के लिए, या डाटाबेस क्रिएट इन MS वर्ड के लिए, या डाटाबेस क्रिएट इन EXL मैंने एक्सेल के लिए, ऑल ऑफ द एबव सभी के लिए। बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का जिसने आंसर दे दिया जानूंगा कि सबसे अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए नीचे कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही इजी सवाल है और इससे बताए भी हैं, जिसने भी क्लास लिया होगा सभी को पता होगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से इसका कमेंट करके सभी लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो एक्सटर्नल डाटाबेस जो होता है वो हम लोग डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, यानी डाटाबेस क्रिएट यूजिंग DBMS पैकेट माने डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेट का डाटा क्रिएट करने के लिए एक्सटर्नल डाटाबेस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। यानी डाटाबेस क्रिएट तो यहाँ पे सही है, लेकिन MS वर्ड नहीं होगा, और यहाँ पे एक्सेल भी नहीं होगा, और ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा। तो ए भी गलत, ए भी और ए भी सही। आपका क्या हो गया, ए। मतलब हम लोग DBMS में यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पैकेज के लिए एक्सटर्नल डाटाबेस का यूज करते हैं डाटाबेस क्रिएटिंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल्दी से कमेंट करके जो अगला क्वेश्चन हमारा है, जो दूसरा सेट है उसका 5वां क्वेश्चन है कि जो रोल बैक होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा। रोल बैक इन अ डाटाबेस इज अ स्टेटमेंट। DDL बिल्कुल नहीं, DDL में हमने तो पढ़ा ही नहीं था कि रोल बैक होता है कि नहीं। DML इसमें भी नहीं, DCL न, ये डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज में होता है रोल बैक का यूज, न DML में, ठीक है। इसका स्टेटमेंट इन दोनों में नहीं दिया जाता। लिखा गया है कि रोल बैक में, रोल बैक का जो स्टेटमेंट है वो किस डाटाबेस में यूज होता है, कौन सा कमांड में। तो देखिए DDL में भी नहीं होता, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज में नहीं होता है, DML में माने कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इसमें भी नहीं होता, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज इसमें भी नहीं होता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, TCL। क्या हो जाएगा, TCL। तो हम लोग जो रोल बैक का यूज करते हैं वो TCL में यूज करते हैं, ठीक है। ये भी एक भाग है इसका, आप लोग को नहीं बताया गया है, ठीक है। आप लोगों को जो इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं वो आपके 2 ही पढ़ने थे, ठीक है। DDL DML एक एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया गया है, हमने भी बताया है DCL के बारे में, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो आपके मोस्टली और हैं अभी जो इसके डाटाबेस वगैरह कह सकते हैं कि इसके जो पार्ट्स हैं, कमांड जो चलते हैं DCL के भी चलते हैं। तो इसके हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि आपके सिलेबस में था ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो रोल बैक के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि सभी लोग सही आंसर दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, रिपोर्ट जनरेटर्स आर यूज। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कौन सा चीज़ यूज किया जाता है, स्टोर डाटा इनपुट बाय अ यूजर, यूजर द्वारा स्टोर किए गए डाटा की इनपुट, या रिट्रीव वापस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स माने रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स, फाइल्स द्वारा कह सकते हैं वापस की गई इंफॉर्मेशन, या आंसर क्यूरीज, या बोथ बी एंड सी। जल्दी से बताइएगा कि जो हमारा रिपोर्ट्स जनरेट होता है उस कौन सा किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, स्टोर डाटा इनपुट बाय अ यूजर यानी यूजर के द्वारा जो स्टोर की गई इनपुट डाटा है उसके लिए, रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल माने फाइल के वापसी इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर आंसर क्यूरीज के लिए, या फिर बोथ। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल इसका क्वेश्चन तो आप लोग सभी जानते होंगे, कोई सॉफ्टवेयर अगर यूज करते होंगे तो आप सभी को पता होगा। जो हम लोग रिपोर्ट अगर करते हैं जनरेटर, यहाँ पे लिखा है कि रिपोर्ट जनरेटर आर यूज, तो किसी को हम लोग रिपोर्ट किस लिए कहते हैं, क्योंकि हमारा आंसर का जवाब मिले, ठीक है। आंसर क्यूरीज के लिए, दूसरा बात की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको वापस करने के लिए, जैसे कि हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया तो अगर किसी तरह वो फंस जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये भी सही है, बट हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर को हमको जवाब भी चाहिए और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी चाहिए, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि समझ गए होंगे। किसी के लिए कभी आप रिपोर्ट करते होंगे तो आपको सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका 7वां है।
गाइस देखिए वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आज मज़ा आ रहा होगा आपका क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलिए, द लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर विथ अ वन टू मेनी रिलेशनशिप इज अ वन टू मेनी रिलेशनशिप। जल्दी से बताइएगा, वन टू मेनी रिलेशनशिप। जल्दी से बताइएगा, वन टू मेनी रिलेशनशिप। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा कि द लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर, मैंने लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर में के साथ वन टू मेनी रिलेशनशिप है। बताइए जल्दी से। ट्री, चैन, नेटवर्क, ऑल ऑफ दीज। जल्दी से इसका आंसर करके बताइएगा सभी लोग, सभी को पता होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना है कि हमारा जो लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें जो वन टू मेनी, माने हम लोग कह सकते हैं जो ट्री होता है, तो आपने ट्री कभी देखा है? तो ट्री जो बनाते हैं तो ट्री में क्या होता है, क्या होता है, ये नोड होता है और इनके चाइल्ड होते हैं। समझिएगा यहाँ पे बात। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वन टू यानी एक नोड के दो चाइल्ड, मिनिमम दो चाइल्ड, अधिकतम चाहे जितना, यानी मैक्सिमम चाहे जितना चाइल्ड, लेकिन मिनिमम दो चाइल्ड होने चाहिए। यानी वन टू मेनी रिलेशनशिप को ये ट्री फॉलो करता है। चैन बिल्कुल नहीं फॉलो करता, नेटवर्क भी नहीं फॉलो करता, क्योंकि नेटवर्क मॉडल्स हमने पढ़ाए हुए हैं। ऑल ऑफ दिस तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो ट्री हो गया वो हमारे एक नोड होते हैं, उसके चाइल्ड्स कम से कम दो होंगे। कितने होंगे? दो होंगे। और यहाँ पे हमारा वन टू मेनी रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा वन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डाटाबेस रिलेटेड फील्ड्स। ध्यान से रखिएगा, इन अ डाटाबेस रिलेटेड फील्ड्स आर ग्रुप टू। जल्दी से यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा कि जो हमारा डाटाबेस रिलेटेड फील्ड्स करता है, जो जिस फील्ड से करता है उसका ग्रुप कौन सा है? फाइल का, बैंक का, मेन्यू का, डाटा रिकॉर्ड्स का। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारा इन अ डाटाबेस, मैंने डाटाबेस में, एक डाटाबेस में रिलेटेड फील्ड आर ग्रुप टू, यानी जो हमारे इसके रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं वो किन के लिए होते हैं? तो फाइल्स के लिए। हमारे डाटाबेस में क्या किसके लिए होते हैं? फाइल्स के लिए नो, बैंक के लिए नो, मेन्यू के लिए नो, डाटा रिकॉर्ड किसके लिए गाइज? डाटा रिकॉर्ड के लिए हम लोग का ये जो डाटाबेस में रिलेटेड फील्ड्स होते हैं वो डाटाबेस के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आठवां का आंसर आपका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द डाटाबेस इन्वायरमेंट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट्स। ठीक है, द डाटाबेस इन्वायरमेंट हैज ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डाटाबेस का इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके जितने भी कंपोनेंट है उस किसको एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि द डाटाबेस इन्वायरमेंट हैज़ ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। माने जो हमारे डाटाबेस इन्वायरमेंट होते हैं वो सभी किस कंपोनेंट को एक्सेप्ट करते हैं? तो डाटाबेस एडमिनिस्टर को, डाटाबेस को, यूजर को, या फिर आपका यहाँ पे स्प्रेड फाइल्स को। जल्दी से आंसर कीजिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ध्यान पे से देखिएगा कि जो हमारा डाटाबेस इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उस सभी कौन से कंपोनेंट को एक्सेप्ट करते हैं? डाटाबेस एडमिनिस्टर को, डाटाबेस को, यूजर को, स्प्रेड फाइल्स को। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो गाइज आप सभी को पता है कि जो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स एक्सेप्ट करते हैं वो न डाटाबेस एडमिनिस्टर को करते हैं, न डाटाबेस को, न यूजर्स को करते हैं। स्प्रेड्स फाइल्स को सारे हमारे जो डाटाबेस इन्वायरमेंट है वो सारे के सारे कंपोनेंट जो स्प्रेड फाइल्स होते हैं उन कंपोनेंट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग का जो 9 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और इसका आंसर सब लोग दे के जाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता होगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, इसका डाटाबेस हैंडल्स फुल टेक्स्ट डाटा, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। कौन सा डाटाबेस ऐसा है जो इमेज, ऑडियो एंड वीडियो को हैंडल करता है? कौन सा डाटा बेस ऐसा मतलब डाटाबेस है जो कि इन सारे को हैंडल करता है? इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, मल्टीमीडिया डाटाबेस, वीडियो ऑन डिमांड डाटाबेस, ग्राफिक्स डाटाबेस, या फिर ट्रांजैक्शन डाटाबेस। किसको? जल्दी से बताइएगा। इमेज, ऑडियो, वीडियो
जल्दी से बताइएगा कि कौन से डाटाबेस में ये सारे के सारे स्टोर होते हैं। इसका लास्ट है और इसका उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर देंगे। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। विच डाटाबेस हैंडल फुल टेक्स्ट डाटा इमेज ऑडियो एंड वीडियो। डाटा इमेज ऑडियो एंड वीडियो। वेरी गुड, सभी लोग ये सही आंसर दे रहे हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, यानी मल्टीमीडिया डाटाबेस। क्या हो जाएगा? मल्टीमीडिया डाटाबेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत, ये भी और ये भी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। स्क्रीन पे है और आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीटिंग रिलेशंस। यहाँ पे आप सभी को बताना है, ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग जवाब देंगे। सो गाइस, क्वेश्चन का मतलब है कि कोई भी अगर कोई स्ट्रक्चर हम लोग का है रिलेशन आरडीबीएमएस में या डीबीएमएस में, समझ सकते हैं कि जो हमारा आरडीबीएमएस में कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर परफॉर्म अगर कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्रिएट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए कौन से रिलेशंस का यूज किया जाता है, कौन से कमांड चलाए जाते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीटिंग रिलेशंस। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन दिया गया है डीएमएल, जिसका फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा आपका क्वेरी दिया गया है, तीसरा आपका रिलेशन स्कीमा है और चौथा है डीडीएल यानी डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए जो आपका अगर हम लोग बात करें क्रिएटिंग की, ठीक है, क्रिएटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं या डिलीटिंग रिलेशंस की बात करते हैं, तो हमारा डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज क्रिएटिंग का वर्क करता है। ठीक है, यानी जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज इज परफॉर्म टास्क लाइक क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशंस। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे ध्यान से और इसका जवाब देंगे। इससे आपका 5 क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ठीक है, 5 क्वेश्चन इससे पक्का आने वाला है, तो समझ लीजिए कि यहाँ 5 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्यूरी इंफॉर्मेशन। ध्यान से सुन लीजिएगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द एबिलिटी टू query information from the database and insert tuples into delete tuples। कौन कौन से बोल रहे हैं गाइज? insert tuple into delete tuples from and modify tuples the database। आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा डाटाबेस है जिनमें कि हम लोग इंसर्ट टपल्स कर सकते हैं, यानी टपल को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मोडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपका दिया गया है डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यहाँ पे दिया गया है डीडीएल यानी डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, तीसरा आपका क्यूरी और चौथा दिया गया है रिलेशन स्कीमा। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन, इसके बाद आप सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा। लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द एबिलिटी, माने ये सभी क्या प्रोवाइड कराता है, क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। पहला कि एड डाटाबेस एंड इंसर्ट टपल्स, टपल को इंसर्ट करना या डिलीट करना या फिर मोडिफाई करने का ये जो प्रोवाइड कराता है वो हमारा क्या कराता है? डीएमएल कराता है। क्या कराता है? डीएमएल। डीएमएल की परिभाषा क्या है? यही सब जो इंसर्ट डिलीट या फिर कह सकते हैं जो मोडिफाई कराने का, डाटाबेस को कराने का जो वर्क करता है वो क्या कराता है? डीएमएल। माने डीएमएल माने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को भी सभी लोग ध्यान में रखेंगे, सभी लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा डीएमएल है ये हमारा इंसर्ट और डिलीट और मोडिफाई करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते भी चलेंगे, छोटी छोटी क्वेश्चन हैं। ठीक है, यही सब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मेनी रिलेशनशिप। आप सभी को यहाँ पे बताना है कि वन टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है, वन टू मेनी रिलेशनशिप जो होता है उसका मीन्स क्या होता है? वन टू मेनी रिलेशनशिप, ध्यान में सभी लोग इस बात को समझेंगे, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे। वन टू मेनी रिलेशनशिप कह रहा है मतलब यहाँ पे एक, इसके बाद फिर बहुत सारे यहाँ पे होंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉय होगा, ठीक है, जिसके अंदर में बहुत सारे वर्कर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि वन टू मेनी रिलेशनशिप क्या दर्शाता है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है वन क्लास में हैव मेनी टीचर, या वन टीचर हैव मेनी क्लासेज,
या मेनी क्लासेज मे हैव मेनी टीचर या मेनी टीचर मे हैव मेनी क्लासेज। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान से बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए जो यहाँ पे कह रहा है वन टू मेनी रिलेशनशिप, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई एक ऐसा बंदा होगा, ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, कोई एक ऐसा बंदा होगा जो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वन क्लास में हैव मेनी टीचर, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पे सही है, लेकिन बोला यहाँ पे उल्टा गया है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पे यहाँ पे कह रहा है कि वन टीचर कैन हैव मेनी क्लासेज, तो यहाँ पे ये बातें सही लग रही है, क्योंकि एक टीचर जितने भी क्लास के स्टूडेंट होते हैं सभी को क्या करता है, मतलब मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन टीचर मेनी क्लासेज, यानी एक टीचर बहुत सारे क्लासेज में जाकर पढ़ा सकता है, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग ऐसा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। आगे भी देख सकते हैं मेनी क्लासेज में हैव मेनी टीचर, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि मेनी मेनी दोनों जहाँ पे हैं, यहाँ पे भी मेनी यहाँ पे भी मेनी, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इन दोनों में यहाँ पे सही होना चाहिए, तो जो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, यानी वन टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दिए सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जो हमारा DBMS होता है किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर करेंगे। अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जो DBMS हमारा होता है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर यहाँ पे होता है। पहला दिया गया है इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, it is a kind of application software, it is a kind of a general software, both A and B। तो सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। देखिए तो गाइस इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर याद रखेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर या क्या। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। द टर्म FAT इज स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि जो आपका ये FAT होता है इसका स्टैंडर्ड क्या होती है। पहला आपका दिया गया, इसका फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो पहला आपका दिया गया है फाइल एलोकेशन ट्री, या फाइल एलोकेशन टेबल, या फाइल एलोकेशन ग्राफ, या ऑल ऑफ द एबव। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं यहाँ पे। द टर्म FAT स्टैंड फॉर, सभी लोग यहाँ पे आंसर करना है। तो याद रखिएगा इसका एक ही आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल, यानी ये टेबल को क्या करता है, टेबल के फॉर्म में ये फाइल होती है, तो इसकी स्टैंडर्ड क्या होती है, टेबल होती है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मैक्सिमम साइज दैट इज सपोर्ट बाय FAT। यहाँ पे आपको बताना है कि FAT द्वारा, ठीक है, FAT द्वारा इसका जो कंसिडर्ड है ये मैक्सिमम साइज क्या होती है, मैक्सिमम साइज क्या मतलब कौन सा सपोर्ट करता है, ठीक है। FAT की मैक्सिमम साइज कितनी होती है ये बोल सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह से कि FAT के द्वारा जो सपोर्ट करता है उसकी कितनी साइज होती है, 8 GB, 4 GB, या 4 TB, या नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे आंसर करना है, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो गाइस सभी लोग इसका याद कर लीजिएगा, अगर जिसे नहीं पता है, जिसे पता है वो तो सही बात है, जिसे नहीं पता है वो सभी लोग याद कर लीजिएगा कि हमारा जो FAT होता है, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम साइज होती है वो 4 GB होती है। कितनी होती है, 4 GB होती है, ठीक है। तो 4 GB को ये सपोर्ट करता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑफ फिल्टर द डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वेयर हाउस। सभी लोग यहाँ पे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सो गाइस क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ लेंगे, फिर सभी लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑफ फिल्टर द डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वेयर हाउस। आपको यहाँ पे बताना है कि जो वेयर हाउस डाटा होता है, माने ये वेयर हाउस जो होते हैं उनमें से यदि हम लोगों को किसी भी डाटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है, क्या करना है, फिल्टर करना है, ठीक है। तो उसके लिए किस डाटा का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया गया है पहला आपका डाटा रिकॉर्डेंसी, डाटा रिकवरी टूल्स, या डाटा मीनिंग, या डाटा डी में आपका दिया है बोथ B एंड C। तो सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे।
देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। सो गाइस यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर हम लोग वेयर हाउस की बात करें, ठीक है, वेयर हाउस की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग फिल्टर करते हैं तो हम लोग डाटा मीनिंग के द्वारा, किसको, डाटा मीनिंग के द्वारा, ठीक है, माने डाटा खनन, इसको अगर हम लोग खनन बात कर सकते हैं। मीनिंग का यहाँ अर्थ हो गया, इसका मतलब हो गया खनन से, ठीक है। तो इस डाटा जो खनन होती है उसके द्वारा हम किसी भी डाटा इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द कॉपीज ऑफ द सेम डाटा। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द कॉपीज ऑफ द सेम डाटा, यानी इंफॉर्मेशन कॉपिंग द मेमोरी स्पेस एट मल्टीपल पैलेस। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। पहला आपका दिया गया है डाटा रिपोजिटर, डाटा इनकॉन्सिडेंसी, या डाटा मीनिंग, या डाटा रिकॉर्डेंसी। तो सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। यहाँ पे सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द कॉपीज ऑफ द सेम डाटा और इंफॉर्मेशन एक कॉपी द मेमोरी स्पेस एट मल्टीपल पैलेस। सो गाइस इसका आंसर सभी लोग याद रख लीजिएगा। डाटा रिडंडेंसी जो होती है, ठीक है, डाटा रिडंडेंसी जो होती है कॉपीज ऑफ द सेम डाटा, यानी सेम इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी स्पेस को मल्टीपल पैलेस में कन्वर्ट करती है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हों सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग जवाब देंगे। विच वन ऑफ द रिफर टू द डाटा अबाउट डाटा। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि ऐसा कौन सा डाटा है जो डाटा के बारे में बताता है या रिफ़र करता है। सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ़र टू द डाटा अबाउट डाटा, माने ऐसा कौन सा डाटा होता है जो किसी डाटा के बारे में बताता है या रिफ़र करता है। पहला आपका दिया गया है कि डायरेक्टरी, सब डाटा, वेयर हाउस, या मेटा डाटा। सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऐसा कौन सा डाटा होता है जो डाटा को ही रिफ़र करता है। तो सभी लोग यहाँ पे याद रख लेंगे कि जो हमारा मेटा डाटा होता है, ठीक है, मेटा डाटा किसी भी डाटा को डाटा के लिए मतलब उसको संदर्भित करता है या बताता है, यानी रिफ़र करता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द लेवल ऑफ डाटा abstraction that describe exactly how to the data actually store। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा डाटा होता है, ठीक है, उसकी एक्चुअली स्टोरेज, ठीक है, किस डिस्क्राइब के अंतर्गत में, किस लेवल के अंतर्गत में होता है। ऐसा कौन सा डाटा एब्स्ट्रैक्शन है जिसके अंतर्गत में हमारा जो डाटा होता है एक्चुअली स्टोर होता है। तो आपका सबसे पहले दिया गया कंसेप्चुअल लेवल जो सबसे ऊपर होता है, फिजिकल लेवल, या फाइल लेवल, या लॉजिकल लेवल जो सबसे नीचे होता है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे तीन लेवल पढ़ाया गया है, कंसेप्चुअल, फिजिकल और लॉजिकल लेवल, ठीक है। फाइल लेवल आपको नहीं बताया गया, बस तीन बताया गया, तो ये तो पहले ही कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पहले ही कट जाएगा। तो आप सभी को इसमें से बताना है या कंसेप्चुअल लेवल होगा, या फिजिकल लेवल होगा, या लॉजिकल लेवल होगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि ऐसा कौन सा एक्चुअली डाटा स्टोरेज होता है जो कह सकते हैं कौन सा ऐसा लेवल होता है जिस पे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान में रख लीजिएगा। गाइज यहाँ पे जितने लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, यानी फिजिकल लेवल जो होती है हमारी, ठीक है, फिजिकल लेवल जो होता है वो डाटा अब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब एक्चुअली हाउ टू डाटा एक्चुअली स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग जवाब देंगे। टू विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म DBA रिफर्ड। यहाँ पे आप सभी को एक बात और ध्यान में रखना है कि DBA का फुल फॉर्म भी बता सकते हैं, और DBA पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि DBA का कौन सा ऐसा टर्म होता है जिसको रिफर्ड बोला जाता है, ठीक है, रिफर्ड इसको कह सकते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे टू विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म DBA रिफर्ड। तो इसका आंसर पहला आपका दिया गया है डाटा बैंक एडमिनिस्टर, डाटाबेस एडमिनिस्टर, डाटा एडमिनिस्टर, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए DBA है, ठीक है, डाटा बैंक एडमिनिस्टर। तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि यहाँ पे बैंक का यूज कर दिया गया है, किसका,
बैंक का। हम लोग किसी भी अगर DBMS के अंतर्गत में देखें, हम लोग डाटा बेस का यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज डाटा बेस स्टोरेज होता है, क्योंकि हमारा जो डाटा होता है उसको स्टोरेज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डाटा बेस एडमिनिस्टर की बात करें तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। DBA यहाँ पे आपका हो गया डाटाबेस एडमिनिस्टर, ठीक है। DA डायरेक्ट ये भी गलत हो जाएगा और नन ऑफ द अबव होगा ही नहीं, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग जवाब देंगे। इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड। यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड। आपको रिलेटेड, ऐसा रिलेटेड आपको बताना है जिसका कलेक्शन हो, ठीक है, बेसिकली फाइल का कलेक्शन हो। तो यहाँ पे पहला आपका दिया गया है रो और कॉलम, फील्ड, डाटाबेस या रिकॉर्ड। तो सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे कि आपका जो फाइल का बेसिकली जो कलेक्शन होता है उसको रिलेटेड करके आपको बताना है। ऑल रिलेटेड, सभी रिलेटेड को बताना है। तो यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा इस बात को कि जो हमारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है, रिकॉर्ड जो होता है वो हमारा मतलब फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे रिकॉर्ड भरा जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दिए हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द टर्म डाटा रिफर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो डाटा रिफर्स को संदर्भित करता है या प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन दिया गया द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हैं डाटा। दूसरा दिया गया है बेसिक इंफॉर्मेशन। तीसरा दिया गया आपका रो फैक्ट्स एंड फिगर, और आपका डी दिया गया बोथ ए एंड सी। तो सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। जो हमारा टर्म डाटा रिफर होता है, ठीक है, जिसको अगर हम किसी को संदर्भित करना है अगर डाटा में, तो देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग रो फैक्ट्स एंड फिगर जो होती है, ठीक है, रो फैक्ट्स एंड फिगर जो होती है, ठीक है, इसको हम लोग टर्म डाटा रिफर्स बोल सकते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग जवाब देंगे। रो ऑफ अ रिलेशन आर नो एज द। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जो हमारा रो होता है, ठीक है, उसकी अगर रिलेशंस की बात करें तो उनमें से मतलब क्या क्या उसे बोल सकते हैं, ठीक है। रो को हम लोग रिलेशंस के मतलब क्या क्या नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया गया डिग्री, टपल्स, एंटिटी और ऑल ऑफ द एबव। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि उसको हम लोग टपल्स तो बोलते ही हैं, ठीक है, उनको हम लोग डिग्री भी बोल सकते हैं और एंटिटी भी हमारा होता है, ठीक है, एंटिटी भी हमारा होता है। तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा कि रो ऑफ रिलेशन आर नो एज द डिग्री, टपल्स एंड एंटिटी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद जवाब देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक रिलेशंस में जो टपल्स होते हैं, ठीक है, वो किस नंबर को शो करते हैं या किस रेफर्स को शो करते हैं या किसको प्रदर्शित करते हैं। इस बात को आप सभी को बताना है कि जो हमारा टपल्स होते हैं रिलेशंस में किसको शो करते हैं। तो एंटिटी देखिए, यहाँ पे एंटिटी की यदि बात करें तो एंटिटी यहाँ पे शो तो करेगा लेकिन यहाँ पे एंटिटी होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम भी दिया गया है तो कॉलम भी यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देखें तो यहाँ पे दिया गया है कोऑर्डिनेटली। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को सभी लोग ये नोट करके रख लेंगे, ठीक है, नन ऑफ द अबव ये भी गलती है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दिए हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब इसका सभी लोग जवाब देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाटा मैनिपुलेशन कमांड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा डाटा मैनिपुलेशन कमांड होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है या कह सकते हैं किसके लिए चलाया जाता है, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर डाटा मैनिपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्रिएट के लिए हम लोग DML का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग DML का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ DML हमको इंसर्ट कराता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्रिएट या अलर्ट होते हैं, ठीक है, इस सब के लिए हम लोग डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL का प्रयोग करते हैं, DDL का कमांड चलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला में आपका दिया है क्रिएट, दूसरा में दिया गया अल्टर, सी में दिया गया डिलीट, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि टाइप ऑफ डाटा मैनिपुलेशन कमांड। तो यहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन कमांड किस लिए चलाते हैं सभी लोग बताएंगे।
तो गाइज काफ़ी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यदि हम लोग डाटा मैनिपुलेशन कमांड का यूज करते हैं तो इसको आंसर नंबर आपका सी जितने दे रहे हैं वो सभी लोग सही हो जाएंगे इन्हें डिलीट करने के लिए। यदि हम लोग क्रिएट या अल्टर की बात करें, ठीक है, तो ये हम लोग DDL का प्रयोग करते हैं, हमने डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज या डाटा मतलब DDL कमांड चलाते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन अ टाइप ऑफ डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड। यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि DDL जो लैंग्वेज होता है, जो DDL लैंग्वेज कमांड जो हम लोग चलाते हैं वो किसके लिए चलाते हैं, किस चीज़ का यूज करते हैं, क्रिएट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए या मर्ज के लिए। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोग किसी चीज़ को इंसर्ट करते हैं या इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं या ठीक अपडेट करते हैं या मर्ज करते हैं, तो इन सभी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग करते हैं डाटा लैंग्वेज इन सभी के लिए DML का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अगर डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड अगर चलाते हैं तो हम लोग क्रिएट करने के लिए, किसके लिए करते हैं, क्रिएट करने के लिए, यानी किसी भी डाटा टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग DDL कमांड चलाते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है SQL से आप सभी का। द कमांड टू एलिमिनेट अ टेबल फ्रॉम अ डाटाबेस इज। आप सभी को यहाँ पे बताना है कि डाटाबेस में से कौन मतलब डाटाबेस से टेबल को डिलीट करने के लिए, यहाँ पे दिया गया एलिमिनेट करने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं। आप सभी को यहाँ बताना है कि डाटाबेस में से, ठीक है, डाटाबेस से टेबल को डिलीट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ड्रॉप टेबल कस्टमर, या फिर दिया गया है डिलीट टेबल कस्टमर, या फिर दिया गया है रिमूव टेबल कस्टमर, या अपडेट टेबल कस्टमर। तो आप सभी लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ लिए, डाटाबेस में से टेबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, माने डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करेंगे। देखिए आप सभी को डाटाबेस को यदि अगर डिलीट करना है, टेबल से डाटा को अगर डिलीट करना है, तो हम लोग डिलीट टेबल कस्टमर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल को ही डिलीट करने के लिए बोल रहा है डाटाबेस में से, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल का। किसका, ड्रॉप टेबल का, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि किसी भी डाटाबेस में से अगर टेबल को हम लोग को एलिमिनेट करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल कस्टमर का, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। द SQL कीवर्ड स्पेस ऐप का इज यूज विथ वाइल्ड कार्ड। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि वाइल्ड कार्ड के साथ, ठीक है, ऐसा कौन सा इनमें से यूज करेंगे SQL कीवर्ड के लिए। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है, पहला दिया गया नॉट इन ओनली, लाइक ओनली, इन एंड नॉट इन। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि कौन सा चीज़ का यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड के साथ। वाइल्ड कार्ड के साथ इनमें से कौन सा SQL कीवर्ड का यूज करते हैं, आप सभी को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन आई होप कि आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे स्पेस है आपका SQL कीवर्ड, फिर स्पेस है यूज विथ वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड के साथ ऐसा कौन सा SQL कीवर्ड है जिसका यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया नॉट इन ओनली, लाइक ओनली, इन एंड नॉट इन। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि अगर हम लोग किसी भी वाइल्ड कार्ड के साथ, अगर किसी SQL कीवर्ड में हम लोग वाइल्ड कार्ड के साथ अगर किसी चीज़ का यूज करते हैं तो हमारा लाइक ओनली होता है। क्या होता है, लाइक ओनली, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग को इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अ सब क्यूरी इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इन इंक्लूड इन। आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में देख लीजिएगा। पहले आप इंग्लिश में देख लीजिए, अ सब क्यूरी इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट एज इंक्लूड इन। तो आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट में एक सब क्यूरी संलग्न है, माने एक सब क्यूरी सम्मिलित होता है या उसमें मतलब सम्मिलित होता है। आप सभी को बताना है। पहला आपका ऑप्शन क्या दिया गया है,
पैरेंथेसिस दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग कोष्टक के नाम से भी जानते हैं। तो पहला आपका दिया गया है पैरेंथेसिस, दूसरा दिया गया ब्रैकेट, तीसरा दिया गया है कैपिटल लेटर्स या यहाँ पे दिया गया है ब्रैक्स। तो आप सभी को बताना है यहाँ पे, जिसको हम लोग मझले कोष्टक के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि इनमें से हम लोग किसका यूज करते हैं। फिर से क्वेश्चन, अ सब क्यूरी इन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इन इंक्लूड इन। तो आप सभी लोग बताएं, यहाँ बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि अगर हम लोग किसी भी, ठीक है, एसक्यूएल के अंतर्गत में किसी सब क्यूरी का स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो किसका कौन सा चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस। जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा और इस बात को सभी लोग नोट करके रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को जवाब देंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज अ। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इनमें से, जैसे कि आप सभी से पूछा जा रहा है कि एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट का परिणाम एक, यहाँ पे बताना है कि फाइल है कि रिपोर्ट है कि टेबल है कि प्रश्न पत्र है। यहाँ पे सभी लोग को बताना है। आप इंग्लिश में देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट का परिणाम पूछा जा रहा है। एसक्यूएल सेलेक्ट का परिणाम पूछा जा रहा है, क्या होगा। द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज अ फाइल, रिपोर्ट, टेबल या फॉर्म। तो आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा 62 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज अ टेबल, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा आपका जो टेबल होता है, ठीक है, वही किसी भी एसक्यूएल के रिजल्ट के लिए शो कराता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए थे वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एसक्यूएल से। आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू मेक अ टेबल इन एसक्यूएल। आप सभी लोग को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि एसक्यूएल में टेबल बनाते समय, जब हम लोग एसक्यूएल में टेबल बनाते हैं उस समय बात कर रहा है कि आपको निम्न में से किस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। जब हम लोग एसक्यूएल टेबल बनाते हैं तो हम लोगों को किस पे विचार करने योग्य बातें होती हैं। डाटा टाइप पे, प्राइमरी की पे या डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे या ऑल ऑफ द एबव सभी पे। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है और काफ़ी लोग यहाँ पे सही राइट आंसर दे रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि अगर किसी भी हम लोग एसक्यूएल के अंतर्गत में किसी भी टेबल को अगर हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग को सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि डाटा टाइप या प्राइमरी की हो गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई, यानी जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन है सभी राइट हो जाएंगे, क्योंकि सभी बातें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एसक्यूएल के अंतर्गत में, ठीक है। तो सभी लोग, जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिए हैं वो सारे लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो आप सभी लोग इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। व्हेन 3 और मोर एंड और दिया गया है, ठीक है, ये एंड गेट है आपका। जो एंड गेट आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा है या और गेट आपने पढ़ा है, तो उसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो फिर ध्यान से समझ लीजिएगा। व्हेन 3 और मोर एंड और कंडीशन आर कंबाइंड इट इज अ इरेजर टू यूज द एसक्यूएल कीवर्ड। आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। गाइस आपका क्वेश्चन है कि जब 3 या अधिक एंड और आर शर्तों को संयोज किया जाता है तो एसक्यूएल कीवर्ड का उपयोग करना आसान होता है, किसके थ्रू, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से, जब 3 या अधिक यानी 3 से अधिक एंड और आर शर्तों का संयोजन किया जाता है, यहाँ पे एंड और आर गेट की बात की जा रही है, तो शर्तों का जब संयोजन किया जाता है, जब जोड़ा जाता है, तो एसक्यूएल कीवर्ड का उपयोग करना आसान होता है, किसके थ्रू, आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है नॉट इन ओनली, दूसरा में आपका दिया गया है लाइक ओनली, और तीसरा आपका दिया गया है इन ओनली, और चौथा दिया गया है बोथ इन एंड नॉट इन। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है नॉट इन ओनली, बी में आपका दिया गया है लाइक ओनली, सी में दिया गया है इन ओनली, और डी में दिया गया है बोथ इन ए नॉट इन। तो आप सभी लोग यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा।
तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि यदि अगर हम लोग को 3 संयोजन का अगर एंड और आर गेट को संयोजन करना है, कॉम्बिनेशन करना है, तो हम लोग इन और नॉट इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है गाइज और आप सभी लोग को बताना है एसक्यूएल कैन बी यूज टू। एसक्यूएल का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, आप सभी को सिंपली बताना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसक्यूएल का यूज हम लोग क्यों करते हैं। पहले दिया गया क्रिएट डाटाबेस स्ट्रक्चर ओनली, क्यूरी डाटाबेस डाटा ओनली। आपका अगला दिया गया है मॉडिफाई डाटाबेस डाटा ओनली। ऑल ऑफ द एबव कैन बी डन बाय एसक्यूएल। तो आप सभी लोग यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। एसक्यूएल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, क्रिएट ए डाटाबेस स्ट्रक्चर ओनली, माने उसके जो स्ट्रक्चर है डाटाबेस का उसको क्रिएट करने के लिए। क्यूरी डाटाबेस डाटा ओनली, ये भी राइट है। ठीक है, मॉडिफाई डाटाबेस, यहाँ पे डाटा ओनली लिखा गया है, माने मॉडिफाई भी करते हैं हम लोग एसक्यूएल के अंतर्गत में। तो आपका यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव कैन बी डन बाय द एसक्यूएल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी लॉक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। द एसक्यूएल कीवर्ड बिटवीन इन यूज। हम लोग एसक्यूएल कीवर्ड का किसके बीच के लिए यूज करते हैं, आप सभी लोग को बताना है। टू लिमिट द कॉलम डिस्प्ले, दूसरा दिया गया फॉर रेंज के लिए, या फिर यहाँ दिया गया एज, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड दिया गया है। नन ऑफ द करेक्ट, नन ऑफ दीज इज ए करेक्ट। तो आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कोई है ही नहीं, बताइए कि इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पे पूछा जाए एसक्यूएल कीवर्ड बिटवीन इज यूज, हम लोग एसक्यूएल कीवर्ड के बीच के लिए मतलब कौन सी चीज़ को यूज करते हैं, किसके लिए। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है। पहला आपका दिया गया ऑप्शन टू लिमिट द कॉलम डिस्प्ले, फॉर रेंज के लिए या एज अ वाइल्ड कार्ड के लिए, वाइल्ड कार्ड के लिए या नन ऑफ द दीज। सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल कीवर्ड बिटवीन की बात करें यानी उनके बीच की बात करें, तो हम लोग रेंज को फॉर रेंज, क्या फॉर रेंज। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, फॉर रेंज के लिए यूज करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट, आपको इसमें से राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। इंसर्ट वैल्यू टू द स्टूडेंट टेबल, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसको इंसर्ट करना है, वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो अगर हम किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट नाम का, तो आपको इसमें से राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। पहला आपका दिया गया इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यू दिया गया, इंसर्ट वैल्यू दिया गया है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, और यहाँ पे दिया गया इंसर्ट वैल्यू इनटू स्टूडेंट। तो आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। हम लोग क्या पहले इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे आप सभी को बताना है। देखिए एसक्यूएल आपने अगर कमांड वगैरह पढ़ा होगा तो आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर हम लोग किसी भी अगर स्टूडेंट नाम का कोई भी टेबल बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी वैल्यू को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट इनटू यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा नाम लिखेंगे। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट इनटू यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, तो ए ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है, आपका ए भी गलत है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोगों का करेक्ट है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग जवाब देंगे इसका। आप सभी लोग पढ़िए क्वेश्चन। इन एसक्यूएल में विच कमांड इज यूज टू चेंज अ टेबल स्टोरेज करेक्टर। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि एसक्यूएल के अंतर्गत में, ठीक है, एसक्यूएल के अंतर्गत में जो भी हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको यहाँ पे चेंज करने की बात कह रही है। अगर हम लोग चेंज करने के लिए, ठीक है, किस कमांड का यूज करेंगे आप सभी को यहाँ पे बताना है। एसक्यूएल क्वेश्चन समझ लीजिएगा ध्यान से, फिर आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। एसक्यूएल में, ठीक है, टेबल के अंतर्गत में जो डाटाबेस हम लोग का होता है, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए, उसकी विशेषता को चेंज करने के लिए, यहाँ पे करेक्टर लिखा गया है, तो उसकी विशेषता को चेंज करने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज करेंगे आप सभी को बताना है। पहला आपका दिया गया है अल्टर टेबल,
मॉडिफाई टेबल, बी आपका दिया गया है, सी आपका दिया गया चेंज टेबल, नन ऑफ द एबव। तो आप सभी लोग को यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे। जब जैसे कि एसक्यूएल टेबल में आप सभी को बताना है कि एसक्यूएल टेबल में उसकी विशेषताओं को बदलने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नन ऑफ द दिस गलत होगा। चेंज टेबल हम लोग जानते ही नहीं, मोडिफाई और एक आपका अल्टर टेबल होता है। तो इन दोनों में से आपका ऑप्शन है, तो आप सभी लोग यहाँ पे बताएंगे इनमें से कौन सा हो सकता है। दो ऑप्शन आपके लिए चूज कर दिए, एक ये एक ये। तो आप सभी लोग इसमें बताइए किसका यूज करेंगे। तो हम लोग गाइज किसी भी एसक्यूएल के टेबल के अंतर्गत में किसी भी विशेषता को अगर चेंज करना हो टेबल के अंतर्गत में, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, अल्टर टेबल का यूज करते हैं। किसका, अल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। इन एसक्यूएल में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड। आप सभी को इसमें बताना है कि ये हमारा जो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है इनमें से कौन सा कमांड नहीं है, आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो आप सभी लोग को पता होगा, आप सभी लोग यहाँ पे जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल के अंतर्गत में हम लोग जो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट में डीडीएल बोलते हैं, तो डीडीएल में कौन कौन से कमांड चलते हैं और कौन से कमांड नहीं चलते हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा कमांड नहीं होगा। पहला आपका दिया गया है रिवोक, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं कि नहीं बताइए। डीडीएल की बात कर रहा है, ठीक है, तो सभी लोग ध्यान में रख लीजिएगा। रीनेम का भी, और यहाँ पे अपडेट दिया गया है, ग्रेंट भी दिया गया है, ठीक है, यानी जोड़ना भी आप बोल सकते हैं। तो आप सभी लोग इसमें बताएंगे कि इनमें से कौन सा डीडीएल के लिए यूज होता है और नहीं होता। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा अपडेट होता है, ठीक है, ये हमारा किस में आ जाता है, डीएमएल में आ जाता है। किस में आ जाता है, डीएमएल में आ जाता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ जाता है। ठीक है, तो डाटा मैनिपुलेशन के लिए हम लोग अपडेट कमांड का यूज करते हैं, उसमें हम अपडेट का यूज करते हैं डीएमएल में। मैंने यहाँ पे डीडीएल पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात जितने हैं वो सब डीडीएल के ही हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, अपडेट जो है ये हमारा डीएमएल होता है, डीडीएल नहीं होता। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग बताइएगा। एस दिया गया है पे आपका, एस कॉज इज यूज इन एसक्यूएल फॉर। आप सभी को बताना है कि एसक्यूएल में, ठीक है, जो हम लोग एस का जो यूज होता है, ठीक है, उसको सिंपली आपको बताना है किसके लिए यूज करते हैं। हिंदी में भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में आप सभी के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एसक्यूएल में एस क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। एस क्लॉज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आप सभी लोग यहाँ पे बताइएगा। एसक्यूएल में, एसक्यूएल के अंतर्गत में आप सभी को बताना है कि एस क्लॉज का यूज किस लिए करते हैं। पहले आपका दिया गया सिलेक्शन ऑपरेटर के लिए, ठीक है, सॉरी सिलेक्शन ऑपरेशंस के लिए, रीनेम ऑपरेशंस के लिए, ज्वाइन ऑपरेशंस के लिए, या प्रोजेक्शन ऑपरेशंस के लिए। आपने प्रोजेक्शंस वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है, ऑपरेशंस वगैरह पढ़े होंगे, तो सारे ऑपरेशंस में यहाँ पे दिया गया है। एस क्लॉज का हम लोग यूज किस लिए करते हैं एसक्यूएल के अंतर्गत में, तो रीनेम ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, किसके लिए, रीनेम ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग बताएंगे, काउंट फंक्शन इज एसक्यूएल रिटर्न द नंबर ऑफ। जो हमारा काउंट फंक्शन होता है, ठीक है, एसक्यूएल के अंतर्गत में काउंट फंक्शन को रिटर्न वैल्यू या रिटर्न नंबर कौन देता है। यहाँ पे आप सभी को पहला आपका दिएगा वैल्यू या डिस्टिंक्ट वैल्यू या ग्रुप या कॉलम्स। ठीक है, तो आपको आंसर हम पहले ही बता दिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। काउंट फंक्शन में, ठीक है, एसक्यूएल रिटर्न की नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू हो जाएगा। किससे संबंध हो जाएगा, ये वैल्यू से। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वैल्यू आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एसक्यूएल टाइप। एसक्यूएल टाइप के इनमें से कौन सा वैध है या वैलिड है, आप सभी को बताना है। पहला आपका दिया गया करेक्टर, यहाँ पे दिया गया न्यूमेरिक, फ्लोट या ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी को बताना इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एसक्यूएल टाइप। एसक्यूएल टाइप की वैलिड वैधता पूछ रही है, तो आप सभी को इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए पहला बात तो करेक्टर जो है ये हमारी वैलिड होती है। न्यूमेरिक बात करें तो ये भी हमारी वैलिड होती है। फ्लोट की बात करें तो इसकी भी एक वैलिड ही होती है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। यानी इनमें से सभी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी यहाँ पे राइट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो गाइज एसक्यूएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नल एज पूछ सकता है, नल वैल्यू क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है कि नल वैल्यू होता क्या है। तो आपने नल वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा, तो आप सभी आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। एसक्यूएल का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एसक्यूएल के जितने भी क्वेश्चन हमारे से बन सकते थे, हमने सारे के सारे यहाँ पे आप सभी को 2 वीडियो के अंतर्गत में हमने बता दिए हैं। तो पिछला जो फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, जस्ट इसके पहले बताया है, फिर इस दूसरा वीडियो है। तो एसक्यूएल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे हमने बता दिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग देकर जाएंगे। ठीक है, नल एज पूछा गया है, नल है, तो आप सभी को बताना है कि नल का जो वैल्यू होती है, नल का मतलब क्या होता है। नल का मतलब होता है जीरो से। ठीक है, माने जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया द सेम एज ए जीरो फॉर इंटीजर, द सेम एज ए ब्लैंक फॉर करेक्टर, द सेम एज ए जीरो फॉर इंटीजर एंड ब्लैंक फॉर करेक्टर, नॉट अ वैल्यू। तो यहाँ पे आप सभी लोग को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल में आप सभी को जवाब देना है, ये जितने भी बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, यानी नॉट अ वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग याद रख लीजिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि नल इज या नल वैल्यू पूछ दिया जाए तो नॉट अ वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो एसक्यूएल से जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, एसक्यूएल से जितने भी क्वेश्चन थे आप सभी के लिए हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, सारे के सारे हमने बता भी दिए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं वीडियो को दोबारा देखकर। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।